हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज यादव सर फिर आप लोग के लिए ग्रामर का सेशन लेकर आया हूँ। ग्रामर के सेशन में कल तक मैंने आपको प्रेजेंट एक्शन खत्म कर दिया था। प्रेजेंट टेंस जो भी था उसको मैंने समाप्त कर दिया था। प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको 4 टेंस बताया था: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन मैंने केवल उन्हीं रूल्स की चर्चा की है जो जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का सबसे पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी को कहा जाता है सिंपल पास्ट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखा जाए तो इसका पहचान का नियम क्या है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, है ना, अथवा या, ये लगा रहे, उस टेंस को कहा जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये सब ट्रांसलेशन बनाने का नियम है। 9th 10th 11th 10th तक ही सही है, लेकिन आगे हम चलते हैं मेन रूल पे। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले होता है आपका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके रूल्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से उसी रूल की चर्चा मैं करूंगा आप लोगों से। तो रूल की बात की जाए तो सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट हम लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट रूल में क्या है कि आप लोग को मालूम है कि यदि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट एक्शन पास्ट हो तो उसी सेंटेंस का सेकेंड एक्शन भी हमेशा पास्ट ही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इससे क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए हमेशा इसको बढ़िया से सुन लीजिए। किसी भी सेंटेंस का यदि फर्स्ट एक्शन पास्ट हो तो उसी सेंटेंस का सेकेंड एक्शन भी पास्ट ही होता है। ठीक है। तो अब आप लोग के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आपने बताया सर कि फर्स्ट एक्शन पास्ट है तो सेकंड एक्शन भी पास्ट। मान लिया जाए फर्स्ट एक्शन प्रेजेंट रहे तब क्या होगा? तो आपको ध्यान देना है, वो इसमें चर्चा करने की नहीं है, लेकिन लिखवाऊंगा नहीं, मैं समझा देता हूँ कि यदि सेंटेंस का फर्स्ट एक्शन पास्ट हो तो नो डाउट सेकेंड एक्शन पास्ट होता है, लेकिन यदि सेंटेंस का फर्स्ट एक्शन प्रेजेंट हो तो उसका सेकेंड एक्शन या तो प्रेजेंट ही रहेगा और या तो फ्यूचर में जाता है। समझ में आ रही बात? तो यदि सेंटेंस का फर्स्ट एक्शन प्रेजेंट हो तो उसी सेंटेंस का सेकेंड एक्शन या तो प्रेजेंट ही रहता है और या तो वो फ्यूचर में जाता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं पास्ट एक्शन की। तो पास्ट एक्शन में हम सबसे पहला आपको रूल बताया क्या कि यदि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट एक्शन पास्ट हो तो उसी सेंटेंस का सेकेंड एक्शन भी पास्ट होता है। ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल एक देते हैं, ही said to me that your brother will, he said to me that your brother will help him। वह मुझसे बोला कि तुम्हारा भाई उसकी मदद करेगा। इसको यदि हम 3 पार्ट में बांटते हैं तो A, B, C और लास्ट में हमारा नो एरर होता है। तो इसको देखा जाए तो हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ से यहाँ तक हो गया A पार्ट, यहाँ से यहाँ तक हो गया B पार्ट, ये C और ये नो एरर D। तो आंसर हमारा यहाँ पर होगा C। क्यों? हमारा देखिए कि he said to me, सेंटेंस में यहाँ said लगा है, यानी फर्स्ट एक्शन हमारा किस में जा रहा है? पास्ट में। सेकेंड दैट है जो कनेक्शन है, जो दोनों क्लाउज को आपस में जोड़ रहा है। सेकेंड एक्शन दोनों एक्शन को आपस में जोड़ रहा है। तो सेकेंड एक्शन में देखिए विल दिए हैं, तो विल जो है हमारा फ्यूचर टेंस ना हो गया। तो अभी मैंने बताया कि फर्स्ट एक्शन यदि पास्ट होता है तो सेकेंड एक्शन हमेशा पास्ट ही होगा, फ्यूचर नहीं होगा। तो देखिए विल और शैल, फिर कैन
और मे। इन सब का पास्ट एक्शन क्या होता है? तो विल का पास्ट एक्शन होता है वुड, शैल का पास्ट एक्शन होता है शुड, कैन का पास्ट एक्शन होता है कुड और मे का पास्ट एक्शन होता है माइट। यानी विल की जगह पर यहाँ पर होगा क्या? वुड, क्योंकि यहाँ विल का पास्ट फॉर्म क्या है? वुड है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला स्ट्रक्चर का पहला रूल। तो पहला रूल में मैंने आपको बताया यदि सेंटेंस का फर्स्ट एक्शन पास्ट हो तो उसी सेंटेंस का सेकंड एक्शन भी पास्ट ही होता है, कभी भी प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं होता है। इसका दूसरा एग्जांपल देते हैं हम आपको, दूसरा स्ट्रक्चर देते हैं, इसका एग्जांपल उतारिएगा। देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है। Our teacher told us that the sun rises in the east। हमारे शिक्षक हम लोगों से बोले कि सूर्य पूरब में उगता है। अब इसको भी यहाँ पर तीन पार्ट बांट के हम लास्ट में नोइरर दे दिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये नोइरर। तो भी आंसर आपका क्या होगा? बहुत सारे लोग इसमें नोइरर भी मार देंगे, बहुत सारे लोग इसमें नहीं, सी गलत होगा। सी में क्या होगा? राइस की जगह रोस्ट कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि यदि सेंटेंस का फर्स्ट एक्शन पास्ट हो और सेकेंड एक्शन में किसी प्रकार का यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब क्या? एक ऐसा सत्य जिसका कोई काट ना हो। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो ऐसे वाक्यों में यूनिवर्सल ट्रूथ में किसी प्रकार का कोई टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। क्योंकि आपको प्रेजेंट सिंपल में मैंने बताया था किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में ही रहता है। दैट मीन्स दैट ये सेंटेंस जो है हमारा कहीं गलत नहीं है, सेंटेंस सही है। क्योंकि ये पास्ट में गया है, दैट कंजंक्शन है, और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे है? द सन के साथ V5 दे दिए हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट। ये उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट आते हैं, यदि किसी भी सेंटेंस का के पहले एक्शन में या किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम, इट इज एग्जैक्ट टाइम का यूज किया गया, तो इन सभी के तुरंत बाद का जो सटा क्लाउज होता है वो हमेशा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में होता है। हम क्या बोलते हैं? यदि किसी भी सेंटेंस के शुरुआत में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम, इट इज एग्जैक्ट टाइम, इन सभी एक्सप्रेशंस का यूज हो जाए तो इनके तुरंत बाद के सटे क्लाउज में हमेशा सिंपल पास्ट टेंस ही आता है, कभी भी कोई दूसरा टेंस नहीं आता है। ठीक है, ये बहुत ही इजी लेकिन मोस्ट VVI रूल माना जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में। बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये, इसको बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, इसको उतारिए। जैसे एग्जांपल देते हैं, इट इज
हाई टाइम my father has started this business। ठीक है, ये सबका हिंदी अर्थ निकलता है उचित समय होना। ये उचित समय है कि मेरे पिताजी ने इस बिजनेस को शुरू किया है। यदि इसको हम 3 पार्ट में बांट दें, ए बी सी और लास्ट में नो एरर, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया और ये सी पार्ट हो गया और डी नो एरर। यानी आंसर हमारा यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से हैज को ड्रॉप आउट करेंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। इट इज हाई टाइम माय फादर स्टार्टेड दिस बिजनेस, क्योंकि सब्जेक्ट और प्लस स्टार्ट का V2 स्टार्टेड। ठीक है, एक और देते हैं, इट इज टाइम दे आर गोइंग टू मार्केट। या उचित समय है कि वे लोग बाजार जाएं। एक ठीक है, एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, लास्ट में नो एरर। यानी आंसर हमारा होगा बी। बी में आर गोइंग नहीं होगा बल्कि गो का V2 होता है वेंट, दे वेंट टू मार्केट। चलिए, यह बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही इजी भी था और लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल था ये। इसे क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं अब, अगला रूल आपका है कि यदि किसी भी सेंटेंस में, आप लोग को हम एडवर्ब ऑफ टाइम पहले भी बताए हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम में हम बताए थे आपको, तो उसमें मालूम है कि बताए थे कि जितने भी एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं उनका यूज या तो सेंटेंस के शुरू में होता है और या तो सेंटेंस के लास्ट में होता है। कभी भी सेंटेंस के बीच में किसी एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज नहीं होता है। तो कुछ ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं जिनका यूज यदि सेंटेंस में हो जाए तो वह सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट में ही जाता है, कभी भी किसी दूसरे टेंस में नहीं जाता है। ठेठ में समझो, कभी भी सेंटेंस में ये सारे वर्ड दिख गए एडवर्ब ऑफ टाइम, तो वह सेंटेंस को आंख बंद करके सब्जेक्ट प्लस V2 कर दो, उसमें कोई गलत कहीं भी नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो कौन कौन से वर्ड होते हैं? तो होता है लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट पलव्स, नेम ऑफ मंथ्स, लास्ट प्लस, नेम ऑफ डेज, द डे बिफोर, yesterday, the day before yesterday, last month, last week, last year, last day, last the day before yesterday। ये सारे एक्सप्रेशंस जो होते हैं, और भी होता है since, ago, ये सारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं इनका यूज हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में होता है। एक वर्ड और है इसमें, प्रीवियस डे। इन सारे वर्ड का यूज किसी भी सेंटेंस में आपको दिखे तो वह सेंटेंस हर हाल में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, कभी भी किसी दूसरे टेंस में इनका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। इसमें इसका एग्जाम्पल को चार्ट देते हैं तो याद है कि अच्छा से क्लियर होगा। ठीक है, लास्ट नाइट, सॉरी नाइट नहीं, लास्ट के साथ नाइट रहे फिर भी वही होगा।
लास्ट नाइट, लास्ट मॉर्निंग, है ना। लास्ट नाइट I have seen your father in the market। अब इसको हम एरर में ना देके इंप्रूवमेंट में देते हैं और यहाँ पर हम अंडरलाइन कर देते हैं और आपके पास 4 ऑप्शन देते हैं यहाँ पर हम कि I had seen, I had seen, I shall see, I saw और लास्ट में देते हैं नो इंप्रूव। तो आपको बताना है कि आपका आंसर क्या हुआ। तो आंसर हमारा यहाँ पर देखिए कि ये अंडरलाइन पार्ट है, गलती जब भी होगी तो इसी जगह होगी। अब इसी के लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। चूंकि यहाँ पर लास्ट नाइट आ गया है तो हैव होता है प्रेजेंट एक्शन में और लास्ट नाइट का यूज होता है पास्ट एक्शन में, यानी सेंटेंस तो हमारा गलत है, यानी नो एरर हमारा छट गया। अब आते हैं 1 नंबर में, तो हैड आ गया है। पास्ट एक्शन तो है लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में हैड का यूज नहीं होता है, इस कारण से हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म, फर्स्ट वाला भी खत्म हो गया। तीसरा में आते हैं तो शैल लग गया, तो शैल तो फ्यूचर में यूज होता है, तो आंसर हमारा होगा क्या, थर्ड आयशा। बताइएगा। तो ये सारे वर्ड जो थे, ये सारे वर्ड हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम ही कहलाते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि इनका यूज जब भी होता है तो सेंटेंस के या तो शुरू में होता है और या तो सेंटेंस के लास्ट में होता है, कभी भी किसी सेंटेंस के बीच में इनका यूज नहीं होता है। एक और देते हैं, राबड़ी देवी lost her political power the year before। इस वर्ष के पहले राबड़ी देवी ने अपना राजनीतिक शक्ति खो दिया, ठीक है। अब बोलोगे कि सर यहाँ तो द ईयर बिफोर कहीं है ही नहीं, तो यहाँ देखिए कि द डे बिफोर है, तो डे की जगह पर मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है। समझ में आ रही बात ना, इसलिए यहाँ पर इससे कोई हड़बड़ाना नहीं है, जानबूझ के मैंने दिया था। तो राबड़ी देवी हमारा सब्जेक्ट है, लूज का V2 ऑलरेडी लॉस्ट होता है, यानी यहाँ तक सेंटेंस हमारा सही है, यानी सेंटेंस का होगा आंसर हमारा क्या, नो एरर। नेक्स्ट आते हैं, ये सारे हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम है और किसी भी एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज सेंटेंस के या तो शुरू में होता है या तो सेंटेंस के लास्ट में। कभी भी सेंटेंस के बीच में किसी एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज कर दें तो वह सेंटेंस बिल्कुल ही गलत होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अगला रूल में। तो अगला रूल जो हमारा है, जो अगला रूल हमारा है वो यूज टू का रूल है, ठीक है। यूज टू का रूल है तो क्या है समझना है। कभी कभी हम सेंटेंस में देखते हैं कि यूज टू के बाद V1 होता है, कभी कभी देखते हैं यूज टू के बाद V4 भी होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सोचने वाली बात है और इस बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम आपको कि यहाँ पर क्या है कि यूज टू के बाद V1 भी होता है, यूज टू के बाद V4 भी होता है, लेकिन इनके यूज में डिफरेंस क्या है। देखो इसको 2 तरीकों से हम समझ सकते हैं। कैसे कि आपको याद है कि हम किसी हैबिट को बतलाने के लिए हम बताए थे 2 के बाद V1 भी होता है, 2 के बाद V4 भी होता है। तो यूज टू के बाद हम V4 बताए थे, हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू, अब बाद में ठीक है अकस्टम टू, यूज टू उसी में था तो वहाँ V4 आता था।
तो देखो यूज टू के बाद V1 कब होगा और V4 कब होगा, इसको दो तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला तरीका बताते हैं क्या, कि यदि यूज टू के पहले किसी प्रकार का बी वर्ब भी मौजूद हो, ठीक है, किसी प्रकार का बी वर्ब। अब बी वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सारे हमारे बी वर्ब हैं। तो यूज टू के पहले यदि बी वर्ब का भी यूज हो जाए तो ऐसे वाक्यों में यूज टू के बाद वर्ब हमेशा बिफोर होता है। पहला तरीका जो ठेठ है एकदम दिमाग में बैठ ही जाएगा, ये इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, और बी वर्ब के पहले यहाँ पर सब्जेक्ट हो, और दूसरी बात यदि सब यूज टू के पहले यदि कोई भी बी वर्ब नहीं हो, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद सीधे यूज टू हो, तो वैसे वाक्यों में वर्ब हमेशा गिवन होता है, ठीक है। दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है वो देखने की चीज है। क्या बोले कि सब्जेक्ट और यूज टू के बीच में यदि बी वर्ब रहे तो वैसे स्थिति में वर्ब बिफोर होगा। सब्जेक्ट और यूज टू के बीच में यदि बी वर्ब नहीं हो तो उस स्थिति में वर्ब हमेशा V1 होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, यूज टू जो होता है ना वो हमेशा आदत ही बतलाता है, चाहे किसी भी व्यक्ति का आदत हो, किसी भी वस्तु का, सॉरी किसी भी जानवर का आदत हो, तो ये आदत ही बतलाता है हमेशा। जैसे हम कहते हैं क्या कि मेरा माई ब्रदर यूज्ड टू स्मोकिंग, मेरा भाई धूम्रपान किया करता है। तो यहाँ पर देखना है कि सेंटेंस ये हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ यूज टू के पहले कोई भी वर्ब नहीं है ना। तो इसका सही रूप क्या होगा कि माई ब्रदर इज यूज्ड टू स्मोकिंग। लेकिन यदि हम यहाँ इसको हटाएं तो स्मोकिंग की जगह पर केवल स्मोक भी हो सकता है। क्या हो जाएगा, माई ब्रदर यूज्ड टू स्मोक। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये क्या था, गलत था। तो यहाँ पर देखना क्या है कि ये हमारा जो दिया हुआ है यहाँ पर बी वर्ब रहेगा यूज टू के पहले तो बिफोर होगा, बी वर्ब नहीं रहेगा तो V1 होगा। अब ये पहला तरीका था, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है कि यूज टू का यूज यदि मेन वर्ब के रूप में हो जाए तो वर्ब आगे का बिफोर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए कि ये V1 होगा, ये यूज टू यहाँ इस सेंटेंस में दिया, थोड़ा सा टफ है ये समझना। यहाँ जो ये यूज टू दिया हुआ है सेंटेंस में, ये यहाँ पर हमारा यूज टू जो है ये डायरेक्ट मेन वर्ब है, ठीक है। ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, वर्ब V1, और जब मेन वर्ब ना हो तो V4, मॉडल वर्ब के रूप में हो तो, सॉरी ये मॉडल वर्ब है, ये यहाँ पर मॉडल वर्ब है और ये यहाँ पर हमारा क्या है, मेन वर्ब है। जब हमारा सेंटेंस में यूज टू का यूज मेन वर्ब के रूप में हो तो वर्ब V4 होगा, और जब मॉडल रूप में हो तो वर्ब क्या होगा, V1 होगा। समझ में आ रही बात ना। यहाँ पर ये जो यूज टू सब्जेक्ट सीधा सीधी समझना है कि कब यूज टू मॉडल होगा, कब मेन वर्ब होगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हो तो मॉडल हो जाएगा, और बी वर्ब के बाद हो तो वह मेन वर्ब हो जाएगा, है ना। तो उतना याद रखने की जरूरत भी नहीं है, सीधा सीधी आप याद रखिए कि यूज टू के पहले यदि बी वर्ब हो तो वर्ब V4, यदि बी वर्ब इसके पहले ना हो तो वर्ब V1, बस इतना ही समझना है। अब इसमें एक बात और ध्यान देना है, आपको मैंने बताया कि यूज टू का यूज जो है वो हमेशा किसी के आदत को बतलाने में यूज होता है। तो वह आदत पास्ट की है, प्रेजेंट की है, तो दोनों आदत में इसका यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। यूज टू का यूज पास्ट के आदत में भी और प्रेजेंट के आदत में भी। जैसे ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है इसका यूज जो होता है केवल पास्ट के हैबिट में यूज होता है, पास्ट हैबिट्स में। लेकिन नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है यानी बी वर्ब वाला जो स्ट्रक्चर है इसका भी यूज हैबिट में, लेकिन इसका यूज पास्ट और
प्रेजेंट, दोनों हैबिट्स में इसका यूज होता है। ठीक है, ये समझने की चीज है, इस बात को समझना है कि सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 का यूज केवल पास्ट के आदत के लिए होता है और सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यूज टू प्लस V4 पास्ट का आदत और प्रेजेंट का आदत दोनों में होता है। कैसे समझेंगे? मान लिया जाए हम कहते हैं मेरा भाई धूम्रपान करता है, तो करता है यदि हम बोलते हैं तो यहाँ पर देखिए इज एम आर लगा देंगे, और करता था बोलेंगे तो वाज वेयर भी लगा सकते हैं हम। तो जब प्रेजेंट की आदत हो तो इज एम आर लग जाएगा, पास्ट की आदत हो तो वाज वेयर लग जाएगा। अब ये तो यूज टू आया है मॉडल वर्ब के रूप में, ये तो पास्ट का ही आदत केवल बताएगा। जैसे हम कहते हैं कि वे लोग वहां जाया करते थे, तो इसको दोनों तरीकों से बना सकते हैं। दे आर यूज्ड टू गोइंग देयर, या दे यूज्ड टू गो देयर। लेकिन यदि हम कहेंगे कि वे लोग यहाँ आया करते हैं, तो उसको दोनों तरीकों से नहीं बना पाएंगे, इसके लिए हम इसी का यूज कर सकते हैं। तो होगा क्या? दे आर यूज टू गोइंग देयर, दे आर यूज टू गोइंग देयर, वे लोग वहां जाया करते हैं। अब कहेंगे वे लोग वहां जाया करते थे, तो यहाँ पर दे आर की जगह पर दे वेयर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना क्या है कि ऊपर वाला यूज टू जो है ये प्रेजेंट एक्शन में है, ऊपर वाले का यूज केवल पास्ट हैबिट्स में और नीचे वाले का यूज पास्ट हैबिट और प्रेजेंट हैबिट्स दोनों में। इस प्रकार से मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मुझे आशा है, और इसी प्रकार से मेरे वीडियो के साथ बने रहें। ठीक है, और इसके बाद मैं कल फिर आपके लिए ग्रामर का सेशन लेकर आऊँगा, और आज तक के लिए आज का क्लास स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।